अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 10 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अदिल गुनैस को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर कश्ती के पास खड़ा होता है और अचानक दुश्मन आकर कहता है, दोस्त तुम इस खूबसूरत लड़की को अपनी खूबसूरत नज़रों से क्यों देख रहे थे। वो कहता है, कौन सी खूबसूरत लड़की। दुश्मन कहता है, भाभी। अदिल कहता है, कौन सी भाभी। दुश्मन कहता है, देखो मुझसे कुछ ना छुपाओ। अगर किसी ने देख लिया कि तुम ऐसे किसी को खूबसूरत नज़रों से देख रहे थे तो खुदा की कसम मैं कैसे जवाब दे सकूंगा उनको। अदिल कहता है, देखो मैं तुम्हें ना दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा, ठीक है, मेरी बात समझो। तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भाभी नहीं है वो। अब तुमने कोई बात की तो मैं ना तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। दुश्मन कहता है, अच्छा यार तुम तो अचानक भड़क जाते हो। फिर अचानक उसकी नज़र एक लॉकेट पर जाती है। वो देखता है कि ये तो गुनैस का है और अदिल अचानक लॉकेट को लेकर भागना शुरू कर देता है। दुश्मन कहता है, रुको रुको यार, भाभी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो अभी तक बहुत आगे पहुंच गई होगी। अदिल कहता है, क्या भाभी तुम क्यों आए हो इधर, क्यों आए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। दुश्मन मजाक में कहता है, क्या हो गया, मैं क्या अपने साथी का ख्याल भी नहीं रख सकता। फिर अदिल जाकर कश्ती पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है, लॉकेट को वापस से देखने लग जाता है और दुश्मन उसे मजाक में देकर कहता है, ओ यार अब सच बताओ कि वो भाभी है या नहीं। भाभी ही है ना। आगे से अदिल कहता है, तुम्हें लगता है कि वो भाभी है। हाँ। दुश्मन कहता है, हाँ मुझे तो लगता है। अदिल कहता है, नहीं वो भाभी नहीं है। इधर मेहमत अदिल को ढूंढता हुआ अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और अपने आदमियों को कहता है, जाकर जायजा लो कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद है, अदिल है या नहीं। वो आदमी उतर कर अदिल की कश्ती के पास आते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन्स। आगे से अदिल और दुश्मन जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और दुश्मन खड़ा होकर इन आदमियों के पास आकर कहता है, क्या हुआ, कोई मसला है क्या। आदमी कहते हैं, तुम दोनों में से अदिल कौन है। अदिल पीछे से खड़ा होकर कहता है, दोस्त मैं जानता हूँ ये आदमी क्यों आया है, तुम रुको मैं इनसे बात करता हूँ। अदिल इनके पास आकर तंज़िया अंदाज में कहता है, जो कहना है कहो और यहाँ से चले जाओ। फिर आदमी कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो बात करते हैं, तुम बताओ तुम दोनों में से अदिल कौन है। ऐसा लगता है कि तुम ही अदिल हो। तो अदिल तंज़िया अंदाज में इन आदमियों की गन की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी गन से डरते हैं, ठीक है चलो बात करते हैं तजस्सुस के बगैर। आगे से आदमी जवाब देता है, चलो ठीक है, फिर बताओ कि वो जो सामान तुमने फेंका था क्या तुम जानती हो कि वो सामान किसका था। अदिल गुस्से में कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे जहाज़ पर कोई भी गंदा काम नहीं कर सकता। ये सारी बातें मेहमत और संसार कार में बैठकर सुन रहे थे। मेहमत को साथ साथ गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी थी कि इतनी बहादुरी से हमारे आदमियों से कैसे बात कर रहा है, इसको किसी का डर नहीं। अदिल जैसे ही कहता है कि मेरी कश्ती पर कोई भी गंदा काम नहीं कर सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं, तो आगे से वो आदमी जवाब देता है कि यार तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है। हाँ, तुम्हारी हिफाजत कौन करता है बताओ। अदिल गुस्से से उसे धक्का मारते हुए कहता है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है यार, तुम कौन होते हो, कोई एतराज़ है क्या तुम्हें। आगे से आदमी हंसते हुए गन निकाल कर कहता है, यार तुम तो बहुत पागल हो गए है ना, मरने के लिए तैयार हो जा। अदिल कहता है, वाह वो तो मैं हूँ। आगे से आदमी कहता है कि आप कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से वो सारा सामान फेंक दिया। हाँ। अदिल कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कि तुम थोड़े ज़िद्दी हो, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। ठीक है, तो तुमने जो जानना था वो जान लिया है, तो जाकर ये खबर लीक कर सकते हो, जिसको बताना है बता दो। अचानक पीछे से अदिल के साथ यानी कश्ती पर बाकी मौजूद कप्तान वहाँ पर आ जाते हैं, अदिल के साथ काम करने वाले, और कहते हैं, क्या मसला है अदिल कप्तान। और वो आदमी डरकर पीछे मुड़कर देखता है और अदिल अचानक उसकी गन छीन देता है। फिर वो आदमी कहते हैं कि क्या ये आदमी आपको तंग कर रहे हैं कप्तान, आप हमें बताएं। दरअसल मेहमत के आदमी अब डर चुके थे कि इतने सारे आदमी अदिल के साथ हैं तो हम यहाँ पर महफूज नहीं रह सकते। फिर वो अदिल के साथी से कहते हैं कि क्या इन्होंने आपको डराया है। हमारे अदिल, हमारे कप्तान हमें बताएं। फिर अदिल कहता है, क्या कारादैनीस में भी कोई बंदूकों से डरता है, भला बताओ, तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि मैं डर गया हूँ। और अदिल उस आदमियों से गुस्से से कहता है, यार सुनो, यहाँ कारादैनीस में कोई बंदूकों से नहीं डरता, ठीक है। तो आदमी डर कर पीछे अदिल के साथियों की तरफ देखने लग जाते हैं और अदिल के साथियों ने भी बंदूकें अपने पास रखी हुई थी। वो सारे गुस्से से मेहमत के आदमियों को देखने लग जाते हैं। फिर अदिल कहता है कि यहाँ अगर तुम बंदूक निकालोगे तो हम तुम्हें गोली मारना बेहतर समझेंगे। तो वो आदमी डर कर अपने आदमियों को कहता है, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर अदिल अपने दोस्तों को कहता है कि ओह कप्तानो, तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुमने इन मर्दों को डरा दिया। फिर दुश्मन गुस्से में कहता है, फिर चक्कर लगाना इधर तुम सब।
और वो आदमी जाते हुए मुड़कर अदिल और उसके दुर्सन दोस्त और बाकी दोस्तों को देख रहे होते हैं। मेहमत और संसार दुर्सन और अदिल को देख रहे होते हैं बातें करते हुए। अदिल अपने दोस्तों को कहता है यार यहाँ पर कोई अच्छी कॉफ़ी या कुछ खाने को है। आगे से उसके दोस्त जवाब देते हैं यकीनन बिल्कुल कप्तान यहाँ पर होगी। अदिल कहता है अच्छा ठीक है आइए चलते हैं और रास्ता है। फिर मेहमत और संसार दोनों गुस्से से कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके आदमी भी निकल जाते हैं। इधर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जिसमें उस्मान साहब किनाली साहब के साथ रेजे पहुंच जाते हैं और एक घर के सामने अपनी कार रोककर खड़े होकर कुछ सोचने लग जाते हैं। शायद वो अपने माजी की यादों को कुरेद रहे थे या शायद वो किसी ऐसी हकीकत को सामने लाने वाले थे जिससे हम सब अनजान थे। अचानक वो सोच में गुम होकर सोचने लग जाते हैं कि एक औरत उनसे कह रही थी पीछे हटो उस्मान वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अचानक से सोचते सोचते अपनी यादों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो एक औरत के सामने खड़े हैं जो उनकी माँ थी। वो अपनी माँ से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा माँ जब तक मैं अपने बेटे को साथ नहीं ले लेता। माँ कहती है ऐसा तो कभी भी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ और आपका कोई बेटा नहीं है। आगे से उस्मान साहब कहते हैं है माँ, वो मरजान से मेरे लिए एक तोहफा है जो आखिरी याद रह गई है। दरअसल मरजान इनकी बीवी थी या गर्लफ्रेंड थी जिनसे इनको एक औलाद थी और जिसको वो लेना चाहते थे। अभी तक हम ये नहीं जानते कि वह औलाद कौन थी। उस्मान साहब कहते हैं कि माँ मुझे अपने बेटे को ले जाने दो। उनकी माँ जवाब देती हैं कि शैतान भी आ गया तो वो भी तुम्हारे बेटे को तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दे सकता। जब तक मेरी सांस चल रही है ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अचानक ज़मीन पर उसके पाँव के पास गोली चलाते हुए चिल्लाने लगती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुमने इस बच्चे के करीब जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, याद रखना। इसके बाद मौत तक भी हम नहीं मिलेंगे, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उस्मान साहब अपने आप को यादों में देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहे थे दरअसल अपनी माँ के घर से उदास होकर और वापस वो अपनी हकीकत में लौट आते हैं। फिर वो अपने माँ के घर की तरफ देखते हुए माँ के घर के दरवाजे के पास पहुँचते हैं। कुछ सोचते हुए अंदर कदम रखते ही हैं और वो देखते हैं कि उनकी माँ एक औरत से बातें कर रही थीं किचन में खड़ी होकर। दरअसल ये वही दो औरतें थीं जिनके बारे में अज़िल ने गुनस से बात की थी कि मेरी माँ और दादी हैं। मेरी माँ जिन्होंने मुझे पाला और मेरी दादी जिन्होंने मुझे पाला। शायद हम कह सकते हैं कि उस्मान साहब का बेटा अदिल ही था जिसे ये वापस लेने आए थे। इधर उस्मान साहब इनकी बातें सुनते हुए खड़े होते हैं। वो बातें कर रही थीं। दादी माँ उस औरत से कहती हैं कि इधर आओ, मैंने ये गर्म कर दिया है, देख लो। इधर आओ साबरी बेटा, देखो मैं तो इस पर उंगली भी नहीं रख सकती, इतना गर्म हो गया है। दरअसल ये वही साबरी माँ थी जिसका जिक्र अदिल कर रहा था और ये वही दादी थी। आगे से साबरी जवाब देती है ठीक है माँ, ये तैयार है, मैं देख सकती हूँ। उसे देखकर कहती है ओह ओह हमारा बेटा, मैं उसे कैसे बुलाऊं कि वो ये खा ले, ये तो बहुत मज़े का लग रहा है। आगे से दादी मज़ाहिया अंदाज में कहती है ओह साबरी अब तुम बताओ कि तुम कैसी हो, क्या वो तुम्हें याद कर सकता है, क्योंकि ये मज़ेदार मैंने बनाया है, इसके बाद वो सिर्फ मुझे ही याद करेगा। इन दोनों की मज़ाहिया गुफ्तगू उस्मान साहब खड़े होकर देख रहे थे और साथ साथ इमोशनल हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि वो अपनी माँ को देख रहे थे। तो अचानक दादी साबरी से गुफ्तगू करते हुए कहती है कि वो तो बहुत पतला हो गया है, उसने अपना ख्याल ही नहीं रखा। आगे साबरी कहती है हाँ काश वो अपना ख्याल रखना ना छोड़ता। चलो ठीक है माँ, वो आपको याद करेगा, लेकिन हम दोनों ही बहुत खुश हैं, क्या हम नहीं हैं? आगे से दादी माँ कहती हैं क्यों, हम खुश क्यों नहीं होंगे भला? यकीनन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद। इसके बाद उस्मान साहब आगे होकर कहते हैं मुझे भी एक चम्मच दे माँ। फिर उस माहौल में अचानक खामोशी तारी हो जाती है, सन्नाटा, जैसे उन सब के ज़ुबानी होंठ किसी ने बंद कर ली हों। साबरी मुड़कर देखती है ये उस्मान साहब हैं, उसके हाथ से आटे का बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। उस्मान साहब साबरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और दादी माँ पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा चुका था। माजी का वो सच सामने आकर खड़ा हो चुका था जिसको वो सबसे छुपाती आई थी। अचानक उस्मान साहब साबरी को इशारा करते हैं कि तुम बाहर जाओ। साबरी वहाँ से चली जाती है उस्मान साहब को घूरते हुए। फिर उस्मान साहब आगे आकर अपनी माँ से कहते हैं कि तुम मेरे लिए भी इस तरह नाश्ता बनाती थी, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं माँ, क्या तुमने मुझे कभी याद नहीं किया? आखिर से उनकी माँ
इमोशनल होकर खड़ी रहती हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी नहीं माँ, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? 30 साल गुजर चुके हैं माँ, 30 साल। तुम तो ज़िंदा हो, लेकिन मैं तुम्हारे ज़िंदा होते हुए भी यतीम हो गया हूँ। कम अज़ कम मुझे यतीम ना मरने दो, ऐसा मत करो माँ, प्लीज़। माँ रोने लग जाती है और उस्मान साहब वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है माँ, मैं भी आपको अलविदा कहने आया हूँ अपने बेटे के साथ। दरअसल यहाँ पर उस्मान साहब एक तंज़िया अंदाज में अपनी माँ को कह रहे थे कि मैं अपने बेटे को वापस लेने आया हूँ, उनसे आखिरी बार मिलने, यानी हम दोनों आपको अलविदा कहने वाले हैं। फिर अपनी गुफ्तगू जारी करते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे को दरअसल लेने आया हूँ, आप ऐसा होने दो, आप और कर भी क्या सकती हैं। इस वक्त मेरी गर्दन आपके सामने वाले बालों से भी पतली हो चुकी है, यानी मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ और अकेला। ये सब सुनकर उस्मान साहब की वालदा रोने से अपने आप को रोक रही थी और उनकी तरफ कमर कर कर खड़ी हुई थी। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं आपको माफ़ करता हूँ, चलें खाने को चूल्हे से उतारें। अपनी सांसें रोकते हुए यानी बात करते हुए उनको तकलीफ़ हो रही थी, जैसे कि उनको बहुत ही भारी बोझ अपने दिल से उतारना हो। इधर हम समझ चुके थे कि किनाली साहब उस्मान साहब से इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि आपको अपने मरने से पहले किसी से कोई माफ़ी मांगनी हो तो मांगने और अपने ख़ानदान वालों को जोड़ कर रखें, यानी सब बिखरे हुए लोगों को आपस में मिला दें और अपने मरने से पहले सब ठीक कर दें। फिर उस्मान साहब ये कहते हुए मुड़ते हैं कि खाने को चूल्हे से उतार दें। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, उनकी माँ ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, उस्मान रुको, अज़ील से इस बारे में ज़रा भी बात मत करना। उस्मान साहब हैरानी से मुस्कुराते हुए कहते हैं पीछे मुड़कर, आपने तो कसम खाई थी ना कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी, तो आपने अपनी कसम तोड़ दी अज़ील की खातिर। मतलब आप उससे बहुत प्यार करती हैं, वो आपके लिए बहुत अजीज़ है ना? मैं इससे बात करूँगा, वो मेरा बेटा है, उससे सब कुछ जानने का हक है, मैं उससे कुछ भी नहीं छुपा सकता माँ, मैं मर रहा हूँ माँ। आगे से माँ कुछ सोचने के बाद कहती हैं कि तुम पहले इसके लिए मर चुके हो। आगे से उस्मान साहब तंज़िया अंदाज में उसका आगे कहते हैं जी जी बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अब, और जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं अपने बेटे से मिले बगैर, गले मिले बगैर यहाँ से कभी भी नहीं जा सकता। आगे से उनकी वालदा साहबा कहती हैं कि इतने वक्त के बाद? उस्मान साहब कहते हैं कि इतने सालों से जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे से दादी कहती हैं कि तुम उनसे बात नहीं करोगे, अज़ील से बात नहीं करोगे बिल्कुल भी, तुम ये लो मेरा हाथ चूमो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। उस्मान साहब हैरानी से मुड़कर कहते हैं कि मैं उससे ज़रूर बात करूँगा, वो मेरा बेटा है, मैंने ये गलती पहले भी की है एक बार माँ, और मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने बेटे को नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। ये कहते हुए उस्मान साहब आहें भरते हैं और मुड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और दादी साहिबा वहाँ पर अपना हाथ हवा में रखते हुए एक सन्नाटे के माहौल में खड़ी रहती हैं। अचानक साहब भी वहाँ पर आकर कहती हैं, अम्मी तुमने अपनी कसम क्यों तोड़ दी, तुमने इससे बात क्यों की? आगे से दादी कहती हैं अज़ील की खातिर, और आगे से साहब भी अम्मा हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती हैं कैसे, वो अज़ील को कुछ भी नहीं कर सकते, आप फिक्र मत करें। दादी अम्मा कहती हैं साबरिए, वो क्या, कोई भी अज़ील को कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ। फिर आते हैं हम दूसरे माहौल की तरफ। यहाँ पर अज़ील अपनी कार में अपने घर की तरफ आ रहा होता है और अपनी कार वहाँ पर आकर रोकता है, तो अचानक देखता है कि वहाँ पर किनादी साहब अपनी कार के साथ टेक लगाकर खड़े होते हैं और उस्मान साहब दरवाजे से बाहर निकल रहे होते हैं घर के पास। और अज़ील वहाँ पर आके किनादी साहब को कहता है, आप यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं क्या? किनादी साहब कहते हैं वालेकुम सलाम बेटा। अज़ील कहते हैं मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। किनादी साहब कहते हैं देखो इंतज़ार ही कर रहा हूँ मैं। आगे से अज़ील मुस्कुरा कर कहता है क्यों? ये सब कुछ उस्मान साहब देख रहे थे। फिर आगे से उस्मान साहब कहते हैं अज़ील कप्तान, और अज़ील मुड़कर पीछे हैरानी से देखता है और 2 लम्हे उसे देखता ही रहता है। उस्मान साहब जाकर अज़ील के पास आते हैं और अज़ील कहते हैं उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आगे से उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया।
फिर अदिल कुछ सोचने के बाद कहता है कि आप दादी से मिलने आए हो। उस्मान साहब कहते हैं वो भी है, लेकिन मैं उसे देखने नहीं आया, मैं दरअसल आपसे यहाँ, चलो थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, आओ मेरे साथ, मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। अदिल हैरानी से कहता है क्या मेरी खातिर? उस्मान साहब कहते हैं हाँ, ये सब कुछ किनाली साहब भी देख रहे थे। फिर अदिल हैरान होकर तंजी अंदाज में किनाली साहब और उस्मान साहब के चेहरे की तरफ बारी बारी देखते हुए कहता है कि ठीक है चलो बात करते हैं, और उस्मान साहब के साथ घर की तरफ रवाना होकर पीछे मुड़कर किनाली साहब की तरफ देखता रहता है। और फिर हम दूसरे सीन की तरफ देखते हैं कि महमद और संसार कार में उसी घर के सामने पहुंचते हैं जहां पर अदिल महमद के वालिद साहब के साथ यानी उस्मान साहब के साथ बैठा बात कर रहा था। इधर महमद को लगता है कि ये मेरी शिकायत करने आया है कि हमने स्मगलिंग का सामान यहाँ पर रखा था, और महमद को उसे देखकर और परेशान होकर संसार से कहता है कि देखो वो मेरे वालिद साहब से बात कर रहा है। संसार कहता है भाई हमें क्या करना चाहिए अब? महमद कहता है मैं इस्तांबुल के लिए वापस जा रहा हूँ, तुम यही रुको और मुझे सब कुछ बताते रहना, ठीक है? और गुस्से से डरता हुआ अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है और अपना चश्मा पहनकर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। इधर आते हैं हम उस्मान साहब और अदिल की गुफ्तगू की तरफ। उस्मान साहब अदिल से पूछते हैं कि साहिल के पास जो रेस्टोरेंट है बैतुल झील दिस, क्या तुम उसे जानते हो? आगे से अदिल कहता है जी हाँ, ये तो कई सालों से बंद है। आगे से उस्मान साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो काफ़ी देर पहले बंद हो चुका था, 20 मार्च 1992 में। आगे से अदिल कहता है आप तो काफ़ी तफसीलात जानते हैं इस जगह के बारे में। आगे से उस्मान साहब कहते हैं क्योंकि वो मेरे लिए ख़ास है। अदिल हैरानी से उस्मान साहब के चेहरे की तरफ देख रहा था। उस्मान साहब कहते हैं शायद यही वजह है कि मुझे सारी तफसीलात याद हैं, क्योंकि वो जगह मेरे लिए ख़ास है। अदिल कहता है हम इस बारे में आखिर बात ही क्यों कर रहे हैं? उस्मान साहब जवाब देते हैं कि आज हम माजी के बारे में बात करेंगे, और मैं हमेशा से इस उम्र का नहीं था, मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था जवान, लेकिन हमारी ज़िंदगी गुजर गई बस। अदिल सोच रहा था कि ये मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और आगे से मुस्कुरा कर कहता है कोई बात नहीं, आप अभी भी जवान हो, कोई बात नहीं। आगे से उस्मान साहब कहते हैं बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अदिल कहता है चलो शुक्र है, ये अच्छी बात है। उस्मान साहब कहते हैं ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है कि हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे, मैंने इसे पहली बार वहीं देखा था। वो लोगों के दरमियान ऐसे चलती थी, मतलब जैसे लोगों को उसे देखना ही पड़ता था, गोया दुनिया उसी की थी, जैसे सारे लोग उसी के लिए थे। आगे से अदिल कहता है कि उस्मान साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, आपने किसको देखा था और उसका इस सब से क्या लेना देना हमारी गुफ्तगू से? आगे से उस्मान साहब उसका जवाब ना देते हुए कुछ सोचने के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। दरअसल वो आज सारी सच्चाई बताना चाहते थे, इससे पहले कि अदिल की बातों की वजह से वो डगमगा जाते। उस्मान साहब कहते हैं कि ये एक रिवाज था कि वहाँ पर खूबसूरत आवाज़ वाले लोग गाने के लिए आते थे, और अचानक हमने कुछ नहीं देखा सिवाय उस औरत के। अदिल आगे से जवाब देते हुए कहता है कि क्या आप अपनी बीवी की बात कर रही हैं? उस्मान साहब कहते हैं नहीं, मेरे वालिद ने मेरी कहीं और शादी कर दी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक औरत से मोहब्बत करता था, सिर्फ मरजान से। मेरे वालिद साहब ये नहीं चाहते थे, मैं मरजान से मोहब्बत करता था, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं था। मैं जवान था, मुझसे गलती भी हुई थी, मुझे लगा था कि ये सब ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं था। मरजान मेरा सच है, वो मेरा सच थी और हमेशा रहेगी। आगे से अदिल कहता है वो कौन थी मरजान? आगे से उस्मान साहब कुछ सोचने के बाद जवाब देते हैं कि हमने उसे छोटी उम्र में खो दिया था, और बहुत इमोशनल होने के बाद कहते हैं कि जिस दिन वो मरी थी मैं भी उसी दिन दफन हो गया था। अदिल के चेहरे पर एक सन्नाटा सा छा गया था। दरअसल वो भी उस्मान साहब के साथ इमोशनल हो रहा था। दरअसल जो लोग अच्छे दिल के मालिक होते हैं वो दूसरों के इमोशंस में खुद भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अदिल ये नहीं जानता था कि थोड़ी देर में सच सुनने के बाद उस पर कैसी क़यामत टूटने वाली थी। अदिल इमोशनल होकर उनको देख रहा था। उस्मान साहब कहते हैं कि उसके मरने के बाद मुझे तुम्हारे बारे में बहुत देर के बाद पता चला, दरअसल तुम मतलब मरजान तुम्हारी माँ है। ये कहना था कि वहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है। काफ़ी देर बाद अदिल इमोशनल होकर कहता है मरजान बहुत खूबसूरत नाम है। आगे से उस्मान साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहने लगते हैं कि मैं। आगे से अदिल फ़ौरन कहता है हिम्मत भी मत कीजिएगा, आप जो भी कहने आए थे उसको पूरा करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। दरअसल अदिल ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास ये सब सुनने की हिम्मत नहीं है। आगे से उस्मान साहब कहते हैं हाँ हाँ तुम भी अपनी जगह ठीक हो। अदिल तंदरी अंदाज में कहता है खुदा से राज़ी हो कि आप मेरी बात मान कर मुत्तफिक हो गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। आगे से अदिल कहता है
चलो ठीक है फिर, अलविदा, मैं चलता हूँ। आगे से उस्मान साहब कहते हैं रुको रुको, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया, मैं अभी सारी हकीकत तुम्हें बताना चाहता हूँ। अदिल पीछे बैठकर गुस्से से उसे देखने लग जाता है। उस्मान साहब अदिल से कहते हैं कि थोड़ी देर बैठो मेरे पास, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं दरअसल मर रहा हूँ बेटा। आगे से अदिल हैरानी से तंती अंदाज में मुस्कुरा कर कहता है बेटा। फिर उस्मान साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहते हैं कि मेरे पास वक्त कम है, और वो अभी कहने लगते हैं कि मौजज़ा, यानी उनकी गुफ्तगू का पहला हर्फ था मौजज़ा। आगे उनका जुमला मुकम्मल करने से पहले अदिल गुस्से से कहता है कि वो कहते हैं ना कि जब तक इंसाफ नहीं होता आप नहीं मरते, है ना। आगे उस्मान साहब उसको खामोशी से देखने लग जाते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, यानी ये मुझसे इतनी नफरत करता है। यानी अदिल के अल्फाज से उस्मान साहब का दिल चकनाचूर हो चुका था और वो अपने आंसू अपनी आंखों में रोकते हुए अदिल को देखते रहते हैं खामोशी से। और अदिल अपने अल्फाज कहते हुए आगे अपनी गुफ्तगू को जारी रखता है और कहता है कि आपने तो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी और आप बादशाहों की तरह मरो, मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। और तंज़िया अंदाज में कहते हुए आगे गुफ्तगू जारी रखता है कि उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। दरअसल अदिल इस हकीकत के बाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और अपने आप को साबित कदम रखते हुए कहता है अच्छा तो फिर आप मेरे वालिद हैं, तो आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और ये सब सच भी है। तो आगे से उस्मान साहब कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपको हकीकत का इल्म हो जाए। मैं पहले आ जाता लेकिन मेरी माँ ये नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी यहाँ पर आने की। 2 मिनट की खामोशी के बाद अदिल कहता है आह दादी आह, यानी वो अपनी दादी पर बहुत ही गुस्सा था, उनसे बात करना चाहता था। ये सब बातें खड़ी होकर दादी माँ सुन रही थी और अंदर ही अंदर वो परेशान थी कि अब क्या होगा। अपने दिल पर हाथ रख कर वो दरअसल कुछ सोच रही थी अंदर ही अंदर, और उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। आगे से अदिल उस्मान साहब की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर वो नहीं चाहती थी कि आप यहाँ पर आएँ और मुझे इस हकीकत का इल्म हो, क्या मैं इस बारे में सोचता रहूँ कि मेरे वालिद साहब कैसे थे? कुछ कहो, बोलो भी। उस्मान साहब खामोशी से हैरानी से उसे देख रहे थे कि ये मेरा बेटा मेरे मुखातिब है, मैं इसको क्या जवाब दूँ। दरअसल इसमें गलती उस्मान साहब की थी। उस्मान साहब कुछ कहने लगते हैं, अदिल अचानक चिल्लाकर कहता है कि तुम खुश रहो अपने ख़ानदान के साथ, जो कुछ हुआ ये सब भूल जाओ और अपने ख़ानदान के पास जाओ, उनके साथ खुश रहो। आगे से उस्मान साहब कहते हैं तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने दो, बस मुझे इजाज़त दे दो कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं नहीं कर सका वो मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ। फिर वो खामोश होकर कुछ सोचते हैं, दिल में कहते हैं कि बेटा मुझे इजाज़त दे दो। दादी माँ ये सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। अदिल का चेहरा एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह हो चुका था और वो खामोशी से उस्मान साहब को देख रहा था। अदिल की दादी खामोशी से खड़ी होकर वो सब देख रही थी और सोच रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा। अदिल रोते हुए यानी अपने रोने को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर बैठा रहता है। उस्मान साहब कहते हैं कि मरने से पहले मुझे इजाज़त दे दो बेटा, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आगे से अदिल फ़ौरन कहता है कि मुझसे दूर रहे, खुदा के करीब हो जाएं इस वक्त, ठीक है, चले जाएं यहाँ से। उस्मान साहब ये कहकर फ़ौरन अदिल गुस्से से उठकर जाने लगता है और देखता है कि सामने उसकी दादी माँ खड़ी हुई थी और दादी माँ कहती है मेरे अदिल। आगे से अदिल कहता है क्यों? दादी कहती है तुम मेरी उम्मीद थे। अदिल कहता है आपने 30 साल तक छुपाया, आप मेरी अपनी दादी थी, मुझे पता ही नहीं था। आप मेरी माँ को जानती थी, आप मेरी आंखों में कैसे देख सकती हैं भला, बताएं। दादी माँ कहती है बेटा। अदिल कहता है हिम्मत भी मत कीजिएगा और अपनी दादी की तरफ उंगली उठाकर कहता है जो कहने लगी हैं उसकी हिम्मत भी मत कीजिएगा। और ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है उस्मान साहब की तरफ देखकर, और पीछे से दादी माँ अदिल को देखती रह जाती हैं। और अदिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और अपनी कार की तरफ रवाना हो जाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दादी माँ वहाँ से देखती रह जाती हैं और उस्मान साहब वहीं बैठे हुए देख जाते हैं। वो सोच रहे थे कि जिस हकीकत वो इतने सालों तक छुपाते रहे थे वो आज अदिल के सामने आखिरकार आ ही चुकी थी। अदिल अपनी कार लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है और उस्मान साहब भी वहाँ से जाने लगते हैं और दादी माँ वहाँ पर खड़ी रहती हैं। दरअसल अब सब कुछ दादी माँ के हाथों से निकल चुका था। फिर उस्मान साहब वहाँ से उठकर के नाली के पास आकर कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अदिल पहाड़ियों के बीच से अपनी कार ले जाते हुए
उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर उसकी कश्ती मौजूद थी, यानी समुंदर पर। घर के अलावा उसका वहीं बसेरा था, यानी अपने काम की जगह पर। अज़ीज़ मुकम्मल टूट चुका था और कार चलाता हुआ कश्ती के पास पहुँचता है। कार से निकलकर कश्ती की तरफ एक बोझल कदमों के साथ चलता हुआ कश्ती के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो कश्ती के अंदर खड़ा होता है। अचानक हम देखते हैं कि गुनाज़ अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और कार से निकलकर बहुत ही खुश अंदाज में चलकर आ रही होती है और अज़ीज़ वहाँ पर उदास अंदाज में खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले पार्ट का वेट करें। आज का पार्ट इतना ही था। आइए आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।